वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केवीएस का टीजीटी इकोनॉमिक्स का जो 2017 का क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हम 25 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है आज हम कुछ क्वेश्चंस उसमें से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने केवीएस के बहुत से क्वेश्चन पेपर्स डिटेल में डिस्कस किए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने केवीएस का जो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2017 का जो केवीएस का क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और जो केवीएस का जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ आपको उसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आज का जो 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम 26 क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड जो है उसकी फीचर्स, उसकी विशेषताओं को पूछा गया है। अब ये बोला गया है कि इनमें से कौन सी बॉन्ड की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है पार वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। बॉन्ड क्या होती है, जैसे कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट होता है या जो कॉरपोरेशन सेक्टर होता है, जब इनको कई बार क्या करना होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये मार्केट के अंदर अपनी कंपनी के नाम की सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड, जो शेयर्स, इनको इशू करते हैं और लोग इन शेयर्स को, बॉन्ड्स को खरीदते हैं और कंपनीज में पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा है, आपको पता लग गया बॉन्ड क्या होते हैं। अब ये पूछा है कि इनमें से क्या जो है बॉन्ड की विशेषता नहीं है। बॉन्ड को पर वैल्यू पर इशू किया जाता है। पर वैल्यू का मतलब है उसका नॉमिनल प्राइस, तो बॉन्ड को पर वैल्यू पर इशू किया जाता है। बॉन्ड जो होता है उसको कूपन रेट पर भी इशू किया जाता है, तो ये भी ठीक है। और जो मैच्योरिटी होती है, जब एक बॉन्ड इशू किया जाता है, किसी पर्सन ने वो बॉन्ड खरीदा होता है, तो उसमें मैच्योरिटी टाइम पीरियड कि कितने समय बाद आपको आपका जो पैसा है वो मिल जाएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, ये सब उसमें डिफाइन होता है। लेकिन यील्ड टू मैच्योरिटी ये जो है बॉन्ड की करैक्टरिस्टिक नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यील्ड टू मैच्योरिटी इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब ये बोला गया है जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो एक काउंसिल, एक समिति बनाई जाती है, ये बोला गया है उसका जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड ऑप्शन है यूनियन होम मिनिस्टर, जो हमारे गृह मंत्री होते हैं वो होता है, या केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसका चेयरपर्सन है, या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो हमारा चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी की जो समिति है उसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब इंडिया में निर्मला सीतारमन हमारी चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल की। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ बजट 2016 एंड 17 टोटल फंड एलोकेटेड फॉर सर्व शिक्षा अभियान बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे बजट 2016 में और 2017 के अंदर कितना जो है सर्व शिक्षा अभियान, जो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था, उसमें कितना एलोकेट किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 22,500 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 38,500 करोड़ एंड थर्ड ऑप्शन है 55,000 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है 35,000 करोड़। अब देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान में गवर्नमेंट ने 2016 और 17 के हिसाब से जो बजट एलोकेट किया था कि सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसमें
500 करोड़ का बजट जो है एलोकेट किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी जान सकती है। कैसे? कि सर्व शिक्षा अभियान क्या था? सर्व शिक्षा अभियान ने गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था जिसे 2001 में चलाया गया था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और संविधान में संशोधन किया गया, 86 में संशोधन किया गया। और उसमें क्या कहा गया है इस अभियान के अंदर कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको हर हालत में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन करो, आप ये कोशिश करो कि आप उससे जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेट कर सकते हो वो आप कलेक्ट करो, उसको समझो। अब क्या है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2016-17 में। हो सकता है अब जब हम रिसेंट में पेपर देने जाएं तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2022-23 में कितना बजट जो है इसके लिए एलोकेट जो है किया गया है। अब जो रिसेंट जो पिछले ईयर था उसमें जो है 37,383 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो है वो दी हैं। तो करंट के हिसाब से इसका आंसर 37,383 करोड़ है। लेकिन 2016-17 में आप देखोगे तो वहाँ पर 22,500 करोड़ इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, हमें क्या करना है? हमसे ये पूछा है कि क्या जो है इसमें से वेल मैच नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है जेमन्स को मार्जिनल यूटिलिटी, जेएस मिल क्वाजी रेंट, फिशर ने रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड थर्ड है एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर। अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें से करेक्ट नहीं है। अब देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है मार्शल ने दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उसमें जेमन्स का भी नेम आता है। तो यहाँ पर क्या है, ए तो करेक्ट है। हो सकता है जेमन्स और मार्शल में से, मतलब वो भी एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, तो इसके साथ क्या है। और जो सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें क्या बोला है, जेएस मिल ने क्वाजी रेंट की थ्योरी दी थी। लेकिन क्वाजी रेंट की थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। सबसे पहले जिसने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? क्वाजी रेंट का। तो वो क्या था, वो किसने दिया था? वो कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जेएस मिल। और फिशर ने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, ये भी करेक्ट है। एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर की जो है थ्योरी दी थी। अब क्या है, इस क्वेश्चन पेपर में जो इसका आंसर आया था ना वो बिल्कुल रॉन्ग आया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जेमन्स जो है मार्जिनल यूटिलिटी वेल मैच नहीं है। अगर आप इसको मान भी लो कि जेमन्स ने मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दिया, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, लेकिन फिर जेएस मिल ने भी क्वाजी रेंट की थ्योरी को नहीं दिया था। तो इन दोनों जो ऑप्शन है इनमें कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब अगर हम कहें तो हम इसके साथ जो है जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी कि जेएस मिल ने क्वाजी रेंट नहीं दिया, अल्फ्रेड मार्शल पहले बंदे थे जिन्होंने क्वाजी रेंट दिया, क्योंकि जेमन्स कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉन्सेप्ट में आएंगे क्योंकि वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। तो ए बिल्कुल ठीक हो सकता है लेकिन बी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ अडॉप्शन ऑफ रिकार्डो थ्योरी ऑफ ट्रेड। अब आपको पता है रिकार्डो की जो थ्योरी ऑफ ट्रेड है कंपैरेटिव कॉस्ट की, अब बोला है इसमें से क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या जो है उसकी थ्योरी की विशेषता नहीं है। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट इन प्रोडक्शन, कि उत्पादन पर बढ़ते प्रतिफल के नियम लागू होते हैं। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कि किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट में कोई खर्च नहीं आता। नो ट्रेड बैरियर, नो बैरियर टू ट्रेड, व्यापार में किसी तरह का कोई बैरियर भी नहीं होता। कंट्री कैन प्रोड्यूस ट्रेडेबल गुड। अब देखिए हम क्या देखते हैं, ये उनकी अजम्पशन थी कि ट्रांसपोर्ट में कोई कॉस्ट नहीं आएगी, किसी तरह का ट्रेड में भी कोई बैरियर नहीं है, और कंट्री वो प्रोड्यूस कर सकती हैं जिसमें वो ट्रेड करना चाहती है। लेकिन जो रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट की जब थ्योरी दी उसने कहीं पर भी बात नहीं की कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें प्रोडक्शन में मिलेंगी।
इस कॉन्सेप्ट को हेबरलर जो था उन्होंने दिया था। हेबरलर ने जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी दी ना, तब उन्होंने बात की थी इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, लेकिन रिकार्डो ने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट इन प्रोडक्शन इज नॉट अ अडॉप्शन ऑफ रिकार्डो थ्योरी ऑफ ट्रेड। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच अमंग द आर नॉट टू डायमेंशनल डायग्राम। अब हमें ऑप्शन में बोला है कि आपको कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, जैसे पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ एंड ओजीव। अब हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा टू डायमेंशनल डायग्राम नहीं है। ठीक है, अब वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल डायग्राम होता क्या है। वन डायमेंशनल डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिनमें सिर्फ वन डायमेंशन आपको दिखाई देती है। जैसे हम बात करते हैं बार डायग्राम की बात करें तो उसमें आपको क्या है, जब आप बार बनाते हो तो आपको जो आगे का एक डायमेंशन होता है ना वो दिखाई देता है। ये जो बार बना इसकी जो बैक साइड है आपको नहीं दिखेगी। तो वन डायमेंशनल डायग्राम वो डायग्राम होते हैं कि जिनमें आपको क्या मिले, सिर्फ ओनली वन डायमेंशन हो, जैसे बार डायग्राम हो गया या लाइन ग्राम हो गया वो। और टू डायमेंशनल डायग्राम कौन से होते हैं। टू डायमेंशनल डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जैसे सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। अब यहाँ ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी फिर उस क्वेश्चन की तो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि वन डायमेंशनल डायग्राम जिसमें ओनली वन डायमेंशन होते हैं एंड टू डायमेंशनल डायग्राम वो डायग्राम जिनमें टू डायमेंशन होती है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल डायग्राम हो गया। तो ये टू डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा टू डायमेंशनल डायग्राम नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि जो पाई डायग्राम, पाई मतलब ऐसे वाला जो सर्कल बना के हम पाई वाला बनाते हैं, तो इसमें से जो टू डायमेंशनल नहीं है वो डायग्राम है हमारे बार डायग्राम और ओजीव। ओजीव में भी क्या होता है, लेस देन ओजीव होता है और मोर देन ओजीव होता है। तो उसमें भी क्या होता है, वन डायमेंशन ही आपको पता लगती है। तो ये क्या है, हमारे टू डायमेंशनल डायग्राम नहीं है, ये हमारे वन डायमेंशनल डायग्राम है। और बाकी ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे टू डायमेंशनल डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला है अगर आपका प्राइमरी डेफिशिएंट क्या है, 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है तो आपका फिजिकल डेफिशिएंट को बताना है वो किसके इक्वल है। क्वेश्चन आप समझ गए, आपको बोला है आपका प्राइमरी डेफिशिएंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आपका फिजिकल डेफिशिएंट पूछा है किसके इक्वल होगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है मतलब लोन के इक्वल होगा, सेकंड ऑप्शन में बोला है एडवांस के इक्वल होगा, थर्ड ऑप्शन में बोला है इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल होगा एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है कैपिटल आउटले। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अब हमें पता है प्राइमरी जो डेफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला, आप मान लो प्राइमरी डेफिशिएंट को तो 0 मान लो, और क्या है 0 कब होगा। अब प्राइमरी डेफिशिएंट 0 का मतलब क्या है कि जितना आपका फिजिकल डेफिशिएंट आया उतना ही आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपीज़ क्या आता है, फिजिकल डेफिशिएंट आता है। इसका मतलब है अगर हमारा 100 रुपीज़ फिजिकल डेफिशिएंट है और 0 कब आएगी यहाँ वैल्यू, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने इंटरेस्ट पेमेंट भी कितनी करी होगी, 100 रुपीज़ की होगी, तभी तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट बैठ रही है। अब देखिए, अब आप इसको सोल्व कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है, अगर आपका प्राइमरी डेफिशिएंट 0 है, हमने 0 निकाल लिया, तो ये कह रहा है आपका जो फिजिकल डेफिशिएंट है वो किसके बराबर होगा। आप देखिए आपका फिजिकल डेफिशिएंट किसके बराबर है, इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर है ना, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो हम ये कहेंगे अगर हमारा प्राइमरी डेफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब हमारा फिजिकल डेफिशिएंट और इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, बराबर होगा। और बोला है फिजिकल डेफिशिएंट इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है
वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा किस तरह से आप फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आपसे बोला है इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.8 दे रखी है। बोला है एंड द वैल्यू ऑफ वन कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट की वैल्यू आपको 0.16, मतलब ये रिग्रेशन की वैल्यू दे रखी है आपको, और दूसरा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी आपसे वैल्यू पूछी है। तो अगर आप इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आप कोरिलेशन को कैसे निकाल सकते हो, बी एक्स वाई और इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। जब हम क्या करते थे, हमारे पास रिग्रेशन के कोफिशिएंट होते थे तो हम क्या करते थे, कोरिलेशन निकाल लेते थे इस फॉर्मूले से। अब क्या है, हमारे पास एक क्या है, रिग्रेशन का कोफिशिएंट दे रखा है 0.16 और इंटू क्या है, एक मान लो आपके पास नहीं है, उसको मैंने लेट कर लिया x, और आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है 0.8। आपको समझ आया, कोरिलेशन कोफिशिएंट की जगह कोरिलेशन की वैल्यू डाल दी और एक मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखा था वो वैल्यू डाल दी, दूसरी वैल्यू मैं निकाल लूंगी। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए स्केयरिंग कर लेंगे बोथ साइड। जब स्केयर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्केयर करने पर आपका हो जाएगा 0.8 का स्केयर और इधर रूट हट जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.16 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब 0.8 को 0.8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.64 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0.16x आ जाएगा। जो x जो आपका मतलब जो एक रिग्रेशन कोफिशिएंट है, अब आप 0.64 अपॉन करोगे 0.16 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये 4 आपका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना था वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना, जो कोरिलेशन वाला जो ये फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का फॉर्मूला लगाकर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिमांड कर्व इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस दे रखी हैं, उसमें से कौन सी एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जिसमें हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, ज़्यादा मोर इलास्टिक होता है। ऑप्शन है डिओपोली, सेकंड ऑप्शन है मोनोपोली, थर्ड ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। अब आपको पता है डिओपोली के अंदर तो आपका इस तरह का डिमांड वाला कर्व बनता है, डिओपोली और मोनोपोली में तो हम सही से डिमांड को एस्टिमेट ही नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि आपको इंटरडिपेंडेंसी होने की वजह से डिमांड क्या है ये पता ही नहीं लगती। अब ये वाले दो ऑप्शन तो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, डिओपोली भी और ओलिगोपोली भी। अब आइए आप मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमें पता है मोनोपोली में क्या होता है, जो हमारा डिमांड कर्व होता है, जो एआर कर्व होती है वो लेस इलास्टिक होती है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एकाधिकार प्रतियोगिता में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो मोर इलास्टिक होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ही हमारा डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, इंडिया ग्लोबल पोजीशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2015। अब क्वेश्चन में बोला है 2015 की जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो पूछी गई है हमसे, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है वो पूछी गई है। तो जो इंडिया की रैंक है ऑप्शन में क्या बोला गया है, 126, 110, 130 या 98। 2015 के हिसाब से तो इंडिया की रैंक क्या है, 130 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 130 हो जाएगा। अब हमें 2015 वाली से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें करंट में पेपर देना है। तो इस हिसाब से हमें जो करंट टाइम पीरियड में इंडिया की जो रैंक है वो भी पता होनी चाहिए, रिसेंट में
जो इंडिया की जो रैंक है 132 है, क्योंकि वो क्या पूछ सकता है कि 2021-22 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की HDI में रैंक 132 है। अब क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो हमें पता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, वो क्या करती है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का क्या करती है, प्रकाशन करती है। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन के साथ, किसी भी क्वेश्चन के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कल को वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द कमोडिटी एक्स एंड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ओके, देन इंडिफरेंस कर्व विल बी। हमसे बोला है दो गुड्स हैं एक्स और वाई, और वो पूरी तरह से परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक्स के प्लेस पर आप वाई को और वाई के प्लेस पर आप एक्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये बोला है, तो आपके आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सेकंड ऑप्शन है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। थर्ड ऑप्शन है एल शेप एंड फोर्थ ऑप्शन है कनकेव। जब क्वेश्चन में यही कह दिया कि दो गुड्स है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, आप एक के प्लेस पर दूसरे को यूज कर सकते हो, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम रहती है, मतलब जितनी उसे चाहिए, और वो अगर x को y के प्लेस पर और y को x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करता है, तो उसके बीच क्या रहेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब एक के प्लेस पर एक को छोड़ रहा है, दूसरे को प्राप्त कर रहा है, तो उसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और यहाँ पर हर एक पॉइंट पर MRS क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी। अगर ये पूछ लेता क्वेश्चन में कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, तो हम कहेंगे एल शेप हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स परमिशन अप्रूवल फॉर। हमारा जो कमीशन, एक प्रतियोगिता का एक कमीशन बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो किस चीज़ का अप्रूवल देता है, किस चीज़ की परमिशन देता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है मर्ज करने की एंड एक्विजिशन की। सेकंड ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट, न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की आपको परमिशन देता है, या सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंपनीज, कि आप फॉरेन कंपनीज में अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल कर सकते हो। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मर्ज करने की और एक्विजिशन की क्या देता है, परमिशन देता है, अप्रूवल देता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी चेंज दैट कैन एट लीस्ट वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ, नो वर्ड्स ऑफ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एनी चेंज दैट कैन मेक एट लीस्ट वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ, एक को परेशानी होती है, एंड नो वन वर्ड्स ऑफ इज द इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर। ये स्टेटमेंट किसने दी थी। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है कि अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब एक पर्सन को फायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे को कुछ ना कुछ वर्ड्स ऑफ हुआ होगा। बिना एक पर्सन की जो मतलब वेलफेयर को कम किया, आप दूसरे का बढ़ा नहीं सकते। ये जो स्टेटमेंट है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में किसने दी है, ऑप्शन है पैरेटो ने दी है, कार्ल हिक्स ने दी है, या फिर बेंथेमाइन ने दी है, या फर्गसन ने दी है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट पैरेटो ने दी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप का क्यों होता है। पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना लेते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है लो रिटर्न्स और टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड फोर्थ है ऑलवेज डिक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट। अब आप देखिए जब लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है तब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन तो नहीं आएगा, लॉ ऑफ रिटर्न हो सकता, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यहाँ फैक्टर भी नहीं आएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर क्या बचा, डी बचा। अब क्या होता है, लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन में आपको इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज होती है। जब कोई भी फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, तो हमें क्या मिलते हैं, हमारी इकोनॉमीज हमें प्राप्त होती हैं, बहुत सी फायदे मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोडक्शन बढ़ाती जाती है, यहाँ पर आते आते उसकी इकोनॉमीज होती है जो भारी हानियों में बदल जाती है। तो आपको समझ आया कि लॉन्ग रन में फर्म को स्टार्टिंग में इकोनॉमीज मिलती हैं, बचतें प्राप्त होती हैं प्रोडक्शन करने से बहुत सी, और क्या होता है उसके एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद एक फर्म जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाती जाती है तो जो उसकी इकोनॉमीज है, जो उसके प्रॉफिट्स हैं, वो किस में बदल जाते हैं, वो उसके लॉस में बदलने लग जाते हैं, उसको बहुत सी हानियां मिलती हैं, तो फिर उसको डिस इकोनॉमीज मिलती है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में आपसे पूछा भी जाए अगर, तो क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है ना, तो इसमें इस वाले पार्ट में एक फर्म को इकोनॉमीज मिलती हैं और इस वाले पार्ट में उसको डिस इकोनॉमीज मिलती है, और बीच में उसका मिनिमम पॉइंट होता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की शेप यू शेप इसीलिए होती है क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू लार्ज क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्या है, रिडक्शन, कि इनमें से क्या चीज की वजह से अगर हम क्रेडिट को, साख को बढ़ाना चाहते हैं तो उससे साख बढ़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन है अगर हम रिड्यूस कर देते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दे, रिडक्शन इन SLR, नन ऑफ अबव ए एंड बी। आपको पता है CRR क्या होती है और हमें पता होना चाहिए SLR क्या होती है। CRR होती है कि हर एक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो पैसा है वो आपको एक परसेंटेज में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 4% रखना है। SLR होती है कि हर एक बैंक को कैश का, सिक्योरिटीज का एक हिस्सा अपने पास रखना होता है। तो अगर SLR 20% है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, देश में साख को बढ़ाना चाहती है, तो अगर वो इनकी परसेंटेज को कम कर देगी, मान लो वो कहे CRR 3% रखनी है, SLR में कहे 10% रखनी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों के पास लोगों को लोन देने के लिए रहेगा और अर्थव्यवस्था में साख बढ़ेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कि रिडक्शन इन CRR और रिडक्शन इन SLR दोनों राइट हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है 41 क्वेश्चन के अंदर, विच वेरिएबल इज नॉट इंक्लूडेड इन HDI बाय UNDP। अब देखो वही सेम बात होगी ना, यहाँ पर दोनों चीजें बोल दी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि UNDP द्वारा जारी किया जाता है, बाय UNDP, उसमें क्या जो एक चीज है उसको हम शामिल नहीं करते। क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं, एक है डिप्रीवेशन इंडेक्स, सेकंड है एडजस्टेड रियल GDP पर कैपिटल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स। अब अगर आप फॉर्मूला भी देखोगे उसका, HDI का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, और फिर क्या है, एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है स्टूडेंट्स का वो कितना है उसको भी हम लेते हैं, एजुकेशन को भी हम लेते हैं, एजुकेशन इंडेक्स भी हमारा होता है, और एक जो होता है हमारी इकोनॉमी में रियल GDP पर कैपिटल जो है वो कितनी है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारे HDI के इंडेक्स में नहीं होता, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा ना, एक क्वेश्चन के साथ 2 या 3 क्वेश्चन करने से आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है और हमारे बहुत से क्वेश्चन जो है वो भी सोल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई ले स्ट्रेस ऑन स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, कि कौन सा हमारा जो मेजर है वो जो है कि हम पैसे को स्टोर भी कर सकते हैं, उस पर काफ़ी स्ट्रेस देता है। M1, M2,
M3 एंड M4। जो M3 है ना हमारा M3 मेजर ऑफ मनी है, वो इस बात पर स्ट्रेस करता है कि जो है पैसे को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कि आप किस टैक्स को सबसे ज़्यादा अच्छा मानोगे, तो उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जो है, सबसे अच्छा जो टैक्स का प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पर बेस है। फर्स्ट है इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस, या एब्सोल्यूट मार्जिनल सेक्रीफाइस, या प्रोपोर्शनल मार्जिनल सेक्रीफाइस, या टोटल सेक्रीफाइस। इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस, इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस का मतलब है कि आपको जितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इक्वली जो है सबको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस जो है वो जो है बेस्ट प्रिंसिपल माना जाता है टैक्सेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो बेनिफिट और आपको जो आपका सेक्रीफाइस है, दोनों क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल जो हमारा जो कॉस्ट होती है वो बराबर होती हैं, जब किसकी बात होती है, इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस की बात होती है। जब इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस होती है तब हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट बराबर होते हैं। तो इसीलिए एक बेस्ट प्रिंसिपल के रूप में टैक्सेशन के किसको जाना जाता है, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है एज पर द रिवाइज एस्टिमेट रिवेन्यू डेफिशिएट 2015 और 16 में जो है ये पूछा गया है कि कौन सा जो है हमारा कितना जो है रिवेन्यू डेफिशिएट जो 2015-16 में रहा। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बोला गया है 3.5% ऑफ जीडीपी, सेकेंड ऑप्शन में बोला है 3% ऑफ जीडीपी, एंड थर्ड ऑप्शन में बोला है 2.5% ऑफ जीडीपी, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है 3.9% ऑफ जीडीपी। तो हमारा जो जीडीपी है, तो इस क्वेश्चन में क्या 2015-16 बोला है, 2015-16 के हिसाब से 2.5% जो है हमारा रिवेन्यू डेफिशिएट जीडीपी के रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आज के कंटेक्स्ट में हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.8% ऑफ जीडीपी हमारा रिवेन्यू डेफिशिएट जो है रिवाइज रहा है। तो यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और हमसे क्या बोला है, हमें कंजप्शन फंक्शन दे रखा है और हमें टैक्स की जो रेट है वो दे रखी है और आपसे वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पूछी है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर वही सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे कि हम इनकम जो है सी और टैक्स में वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं, हमारा कंजप्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें कंजप्शन की वैल्यू दे रखी है 50 दे रखी है, और हमें क्या दे रखी है प्लस 0.8, हमें भी वाई डी दे रखा है। वाई डी का मतलब होता है कि टैक्स को आपने डिडक्ट कर दिया उसके बाद ये आएगा आपका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वाई जो है वाई के अंदर से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वाई में से माइनस कर देंगे क्या 0.2 वाई। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं, अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे, अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ गया, प्लस क्या आ गया यहाँ पर 0.8 तो हमारे पास था ही। अब अगर मैं यहाँ से y कॉमन लूँ तो 1 माइनस क्या बचेगा 0.2 बचेगा, और 0.2 1 माइनस 0.2 बचेगा तो 0.8, तो यहाँ पर 0.8 y यहाँ पर इसको अंदर सोल्व करके आता है। ठीक है, 0.8 y आपका यहाँ निकल गया, तो 0.8 y निकल गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आती है, तो आपके पास क्या बचता है 50 प्लस 0.8 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या आएगा 0.64 y आ गया। आपको समझ आया, 50
प्लस 0.64y हमारा निकल गया। लेकिन अब आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमसे इनकम की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे मल्टीप्लायर पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो निकला है 50 प्लस 0.64y आपका निकल गया और आपके ये इनकम के बराबर है। तो आप क्या करोगे, अब जो है हमसे मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी है और अब आपको पता है आपके पास एमपीसी की जो वैल्यू है वो निकल गई है। क्या निकल गई है, 0.64 निकल गई है। तो हम अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/1 माइनस एमपीसी का क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। जब हम 1/1 माइनस एमपीसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या करोगे, 0.64 को यहाँ पर पुट कीजिए। अब हम क्या करते हैं, 1/1 माइनस 0.64। जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1/0.36, क्योंकि 1 में से 0.64 गया तो 0.36। और जब आप इसको सोल्व करोगे ना, अब फिर आप क्या करोगे, 100 करोगे ऊपर, नीचे क्या करोगे 36 करोगे। तो कुछ ऐसे जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर 2.72 समथिंग आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो जो है राइट आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले सी में वैल्यू पुट करके आपकी एक इक्वेशन आई 50 प्लस 0.64, ये आपकी क्या आ गई, एमपीसी की वैल्यू आ गई। फिर आपने क्या करना है, 1/1 माइनस एमपीसी आप डालोगे और आपकी यहाँ से मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे इनकम नहीं पूछी बल्कि क्या पूछा है, मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नॉट ट्रू। अगर मार्केट में एकाधिकार प्रतियोगिता है तो क्या चीज़ ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स या इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म, लार्ज नंबर ऑफ फर्म। अब देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है कि एक बंदे का प्रोडक्ट दूसरे पर्सन के प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है, ठीक है। आपको लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स भी देखने को मिलेंगी, लेकिन उनमें किसी भी तरह की इंटरडिपेंडेंस आपको देखने को नहीं मिलती। हर एक फर्म इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, अपना प्रोडक्ट दूसरे से अलग रखती हैं, डिमांड को एस्टिमेट करती हैं, तो उनके बीच में किसी तरह की कोई इंटरडिपेंडेंसी फर्म्स के बीच में नहीं होती। तो क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या चीज़ ट्रू नहीं होती, तो इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म नॉट ट्रू। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू एचडीआई होगा शायद, यहाँ पर एचडीआई होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोला है एचडीआई इंडेक्स ऑफ नॉर्वे एंड इंडिया इज 1 and 135। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2014 के अंदर एचडीआई में इंडिया का रैंक तो कितना है, 135 है, और नॉर्वे का जो रैंक है वो क्या है, 1 है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि नॉर्वे का रैंक जो है 1 है और इंडिया का रैंक 127 है। और यहाँ पर बोला है एचडीआई में जर्मनी का रैंक 1 है और इंडिया का 135 है। जो डी ऑप्शन है उसके अंदर देखिए, डी ऑप्शन में क्या बोला गया है, डी ऑप्शन में बोला है इंडिया का रैंक 1 है और जर्मन और इंडिया के रैंक के बारे में बोला गया है। अब 2014 के अंदर अगर बात करें, 2014 के अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो नॉर्वे का एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे का प्लेस 2014 में फर्स्ट था और इंडिया का जो रैंक था वो कितना था, 127 था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन AC इज इक्वल टू MC एंड AC इज। ये वाला क्वेश्चन तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि जब AC और MC बराबर है, बार बार कि AC और MC बराबर है और AC क्या होगी उस सिचुएशन में। अब आप देखिए ये आपका AC हो गया, ये आपका MC हो गया। अब क्या बोल रहा है कि AC और MC बराबर है, तो यहीं पर तो AC और MC बराबर होंगे ना।
AC किसके बराबर होगा, MC के बराबर होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है AC की सिचुएशन बताओ, इस AC की क्या सिचुएशन है, AC मिनिमम है, AC राइजिंग है, AC फॉलिंग है या AC मैक्सिमम है। अब आपको देखो यहाँ पर क्या है, AC मिनिमम ही तो है, तो यहाँ पर AC मिनिमम है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, AC इज मिनिमम। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डायग्राम से जितना सोल्व करोगे ना, आपको रट जाएंगे क्वेश्चन की, और गलत तो ये कभी होंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द कोज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। जो हमारा जो ऑर्डिनरी जो डिमांड कर्व होता है वो बोला गया है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इसका रीजन पूछा गया है क्या है, इनकम इफेक्ट की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, या नाइदर इनकम और नॉट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जो हमारा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है ऑर्डिनरी, ये इसलिए डाउनवर्ड होता है बिकॉज ऑफ बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि क्या होता है, जब गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमारी रियल इनकम कम हो जाती है, तो हम उस गुड्स पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं डिमांड कर्व में, हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व में इनकम इफेक्ट भी काम करता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम करता है। जब क्या होता है, जब गुड्स क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती है गुड्स, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी वहाँ हमारा काम करता है, प्राइस के कम होने पर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अगर हमारा जो क्या कारण है डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑर्डिनरी डिमांड कर्व का, तो बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वहाँ हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारे यहाँ पर 49 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हो गए हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर भी करना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और इस का जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो है 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है, और जो पिछला जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था डिटेल में हर टॉपिक के VS का, उसकी जो PDF है आपको उसी वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।